Hello everyone, welcome to another class of Total English. In this video we are going to do poem of class 10th NCERT. That name is Amanda. Amanda एक पोएम है क्लास 10th में NCERT बुक में जिसे आज हम करने वाले हैं. पोएम को स्टार्ट करने के पहले कुछ बातों पे ध्यान देना जरूरी है. पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम हमें जानना है और ये पोएम किस बारे में दी गई है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिखा गया है. इन दो पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं. सबसे पहले बुक है मेरे पास, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लाइट बुक का ये पोएम है, ठीक है, जिसे मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ. Amanda, this poem is written by Robin Clean. Let me write the spelling because this question can come in exam. That who is the poet of this poem? So the answer will be Robin Clean. Now what is the purpose of writing this poem? The purpose is to show the point of view of teenagers, the kids. जो बच्चे होते हैं टीनेज पीरियड में जो होते हैं, वे लोग के माइंड में क्या चलता है, वे लोग कैसे इरिटेट हो जाते हैं. जो पेरेंट्स बार बार अपनी बातों को उनसे मनवाते हैं, उन्हें बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वो कैसे एनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं. उन सब फीलिंग्स को यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बिफोर द पोएम देयर इज अ पैराग्राफ गिवन हियर, सो आई एम गोइंग टू रीड दैट. Whatever I will read, that will be flashed on your screen, so no need to worry about that. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, कि ये करो या वो करो, इस प्रकार बताया जाता है. इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये काम करो, वो नहीं करो, बाहर मत जाओ, ये मत खाओ, इसके साथ मत घूमो, ऐसे ये सारे बहुत सारी बातें बच्चों को बताई जाती है. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेड. आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो बच्चे हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपके फ्रीडम को रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. ठीक है, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. कुछ ऐसी बातों को बताएं जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स उसे मना करते हैं. ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो कि इस पोएम को पढ़ने के पहले आपसे पूछा जा रहा है. सो लेट्स रीड द पोएम. The first line, first stanza I am reading. Don't bite your nails, Amanda. So what is Amanda? Amanda is actually a name. Amanda जो है वो एक नाम है, एक लड़की का, तो बार बार उसके नाम को यहाँ पर दोहराया जा रहा है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now there is a repetition. If you talk about the figure of speech अगर पूछा जाए तो इसमें रेपिटेशन का यूज किया जा रहा है. रेपिटेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम चीजों को रिपीट करते हैं. जैसे अमेंडा वर्ड बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है. तो अब इसको मतलब को समझते हैं. डोंट हंच योर शोल्डर्स, एक वर्ड है हंच और दूसरा वर्ड है स्टॉप दैट स्लाउचिंग. तो हंच और स्लाउचिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? हंच का मतलब होता है ऐसे बेंड करते हैं. जो कुछ बच्चे होते हैं ना, आदत होती है जो सीधा नहीं बैठते हैं, सीधा नहीं खड़े होते हैं, ऐसे झुक के रहते हैं. स्लाउचिंग का मतलब वैसे होता है लेजी वे में पड़े रहना. तो जब बच्चे लेजी वे में पड़े रहते हैं तो पेरेंट्स की ओर से डांट तो पड़ती ही है, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, ठीक है, इस प्रकार की डांटें पड़ती रहती है. सो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि अमेंडा को उसकी माँ दे रही है. फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार नहीं बैठो, इस प्रकार नहीं खड़े रहो. और उसके बाद सेकेंड स्टैंजा जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ये जो स्टैंजा है वो ब्रैकेट के अंदर है. सिर्फ सेकंड स्टैंजा ही नहीं, सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टैंजा ये तीनों ब्रैकेट के अंदर है. तो जो ब्रैकेट वाले स्टैंजा है वो एक्चुअली क्या बताते हैं, चलिए इसे देखते हैं. देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर इज द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. एक सी है, एक समुद्र है. कैसा है? लैंग्विड एमरल्ड. लैंग्विड एक वर्ड है, LANGUID, एमरल्ड. लैंग्विड का मतलब होता है शांत है. लैंग्विड एमरल्ड रिलैक्स्ड है, बहुत शांत समुद्र है. और एमरल्ड का मतलब होता है, एमरल्ड तो एक्चुअली एक पत्थर होता है, जैसे मोती होता है ना अंगूठी में लगाया जाता है, वैसे एमरल्ड एक पत्थर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. यहाँ पर समुद्र को ग्रीन बताया गया है, इसलिए बोला गया है एक शांत हरा समुद्र है. वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी. सोल मतलब SOL, सोल का मतलब होता है
ओनली, सिर्फ एकमात्र। इनहेबिटेड का मतलब होता है जो वहां के निवासी होते हैं, तो वहां पर एकमात्र रहने वाला इंसान जो है वो मैं हूं। और अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड है, मरमेड मतलब जलपरी, एक इमेजिनरी ये एक क्रिएचर है जलपरी जिसे कहा जाता है, तो खुद को एक जलपरी समझ रही है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब जो बहुत धीरे धीरे वहां पर बहते जा रही है, मतलब पानी में वो चलते जा रही है, तैरते जा रही है। तो ये क्या है, क्या ये एक ट्रू इंसिडेंस लगता है आपको? नहीं, ये दिस इज नथिंग बट द इमेजिनेशन ऑफ अ टीनेजर्स ब्रेन। एक छोटे बच्चे की, एक यंग बच्चे की माइंड में आने वाले ये थॉट है, इमेजिनरी वर्ल्ड है। हर इंसान का एक फैंसीफुल वर्ल्ड होता है जिसमें वो बहुत सी बातों को सोचता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अमेंडा अपनी बातों को सोच रही है। फर्स्ट स्टैंजा में तो उसे डांट पड़ रहा है, उसके माँ उसे डांट रही है, और सेकंड वाले स्टैंजा में वो अपने बातों को अपने दुनिया में खोई हुई है। ऐसे ही हर अल्टरनेट स्टैंजा में ये हमें दिखता जाएगा जैसे जैसे हम पोएम को पढ़ेंगे। थर्ड स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, फिर से उसे डांट पड़ रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? देयर इज अ वर्ड टाइडी, TIDY का मतलब ही होता है साफ सुथरा रखना। तो इन सब बातों की भी डांट पड़ती है, होमवर्क नहीं करने के लिए, होमवर्क अगर जो नहीं करता डांट पड़ती है, रूम साफ है या नहीं है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था। तो ये सब बातें हमें सुनने को अक्सर मिलती है। अब ये थर्ड स्टैंजा ओवर हो गया। फोर्थ स्टैंजा में आते हैं। आई एम एन ऑर्फन, अब फिर से इमेजिनेशन बताया जा रहा है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब ऐसे मतलब तो अनाथ होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वे में नहीं लिया गया है। अगर वो ऑर्फन है तो ऑर्फन मतलब उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, कोई तरह के बाउंडेशन उस पर नहीं है, मतलब वो फ्री है, फ्री टू लिव है, फ्री टू मूव है। यहाँ पर कहा जा रहा है आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर घूम रही हूँ। रोमिंग मतलब होता है घूमना, भटकना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और जो सॉफ्ट डस्ट है, जो रेत है, जो वहां पर रेत है, उस पर वो क्या कर रही है? विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, पैटर्न बना रही है अपने पैरों से। मतलब वो एक टाइम पास का एक समय है, घर रोड पे घूमना, रेत पर अपने पैरों से कुछ डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, जो शांति है वो बहुत सुनहरा है, गोल्डन है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत मीठी है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की आज़ादी छीन रही है और उससे हर तरह की बातों को मनवाया जा रहा है, रोका टोका जा रहा है। तो व्हाट दे नीड फ्रीडम, सो दैट्स व्हाई शी has a dream in which she thinks that she is free. Now moving to the next stanza. Don't eat that chocolate Amanda, चॉकलेट खाने की भी डांट पड़ती है, ज्यादा चॉकलेट खा लो तो क्या होगा? Remember your acne Amanda, acne is a word, acne जो पिंपल्स निकल आते हैं ज्यादा बाहर का खाने से, तो ज्यादा चॉकलेट खाने पर भी डांट पड़ती है। acne that comes on your face. Remember your acne Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda. ये भी एक बहुत ही जनरल सी बात है जो कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं। जब डांट पड़ती है तो बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी ओर देखा करो। तो ये भी एक जनरली सुनने को मिल जाता है बच्चों को। नाउ मूविंग टू द सेकंड लास्ट स्टैंजा। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। देयर इज अ वर्ड रपुंजल, RAPUNZEL। व्हाट इज रपुंजल? रपुंजल कोई एक वर्ड नहीं है जिसका मतलब बता सकूं। ये एक्चुअली एक फेरी लैंड है, मतलब जो बच्चों की कहानियां होती हैं डॉल्स की, उसमें एक डॉल का, एक प्रिंसेस का नाम होता है रपुंजल। ओके, सो अब वो खुद को इमेजिन कर रही है। इमेजिनेशन में तो हर कोई हीरो हीरोइन होता है, ठीक है, तो वो खुद को भी सोच सकती है, क्यों नहीं सोच सकती है? आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और टावर जहां पे वो रहती है वो लाइफ कैसा है? ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल एक वर्ड है, TRANQUIL। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत है वो, काम है। काम एंड रेयर, और जो मेरी जिंदगी है वो काम है, शांत है, और रेयर है। रेयर मतलब जो खास है, रेयर जो कॉमन का अपोजिट होता है रेयर। कॉमन मतलब जो हमारे जैसी जिंदगी, आम लोग की जिंदगी होती है, लेकिन रेयर मतलब जो खास लोग जीते हैं। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और जो ब्राइट हेयर है उसके, प्रिंसेस के, मैं उसे कभी नहीं हटाऊंगी, ऐसे इसकी थॉट है। नाउ द लास्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग एक वर्ड है, उसकी माँ बोल रही है सल्किंग करना बंद करो
SULKING। सल्किंग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा एक ही बात को कहा जाए तो एक इरिटेशन हो जाता है मन में, तो बातों को कह कह के इरिटेट, एंगर एक आ जाता है, या तो एंगर को शो करता है या तो अपसेट हो जाते हैं बच्चे, यही दो चीज होता है ना जब बहुत ज्यादा डांट पड़ती है तो वही हो गई है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, उस प्रकार बिहेव करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। मूडी एक वर्ड है, मूडी का मतलब क्या होता है कि जो वैसे लोग जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं तो मूडी कहा जाता है। एनीवन वुड थिंक आई नैग एट यू। अब एक वर्ड है नैग, NAGGED। ये एक्चुअली नैग जो है इसी का V3 है, वर्ब थर्ड फॉर्म है नैग्ड। कहा जा रहा है एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा। तो नैग का मतलब क्या है कि वही इरिटेट हो जाना, जब किसी को कोई बार बार बात कहा जाए तो लगे कि कोई इरिटेट हो गया है, तो तुम उसकी मम्मी बोल रही है तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा बिहेव नहीं करो, नहीं तो लगेगा कि सब मुझ पे ब्लेम करेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डांट दिया है और तुम इरिटेट हो गई हो, तो इसलिए यहाँ पर नैग्ड वर्ड का यूज किया गया है। अब उसकी माँ डांट ही रही है तो लगेगा ही, फिर वो भी नहीं मानना चाह रही है कि मैंने तुम्हें डांटा है। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ अक्सर। सो what meanings are given, but I think I have explained more than only 4 meanings are given, but I think I have explained you more than 10 meanings, so that is enough for you. Now time for the rhyme scheme. rhyme scheme क्या है देख लेते हैं। पहले स्टैंजा को पकड़ते हैं। सबसे पहले वर्ड क्या है, राइम स्कीम जो हम देखते हैं उसमें वर्ड के लास्ट वाले लेटर को देखते हैं, हर लाइन के लास्ट लेटर को देखते हैं, जो उच्चारण करते हैं। अगर एक जैसा उच्चारण रहता है तो उसे हम एक ही वर्ड लिखते हैं, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है अमेंडा, तो अमेंडा के लिए हम ए लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में भी है अमेंडा, फिर हम ए लिखेंगे। थर्ड वाली लाइन में क्या है स्ट्रेट, तो साउंड चेंज हो गया, यहाँ हम लिखेंगे बी। फोर्थ लाइन में फिर से लिखा है अमेंडा। सो दिस इज आवर राइम स्कीम, A। जब तक हमारा साउंड सेम रहता है तो हम उसी को लेकर चलते हैं, जहाँ साउंड चेंज होता है तो अल्फाबेट भी आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में है जैसे सी मी ब्लिसफुली, तो अब यहाँ पे साउंड चेंज हो गया, तो सी मी ब्लिसफुली, सब में एक ही साउंड है। तो देखिए बी के बाद सी आया, तो सी में जब साउंड सेम था तो हम सी को ही आगे लेके चलेंगे। इस प्रकार हम इसे लिख पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई राइम स्कीम की बात। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया रेपिटेशन है। यहाँ पर रेपिटेशन जैसे कि अमेंडा अमेंडा बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो एक फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा है कि फिगर ऑफ स्पीच और भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। एलिट्रेशन है, जी हाँ एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही तरह का साउंड बार बार रिपीट किया जाए। जैसे कि थर्ड वाले लाइन को देखिए, फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन को देखिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एलिट्रेशन है, ठीक है। इसी प्रकार 2-3 जान लेना बहुत जरूरी है, 2-3 लिख लेंगे तो काफी है, ठीक है। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे टॉपिक्स को पढ़ सकें। और इंग्लिश रिलेटेड कोई भी तरह के लिटरेचर के टॉपिक हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे एग्जाम रिलेटेड कोई भी न्यूज या अपडेट हो, पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।